आपके जो पोर्टल है वो ओपन हो चुके हैं। sarkariresult.com पे आपको मिल जाता है इसका लिंक। sarkariresult.com करके जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके 5-10 मिनट लगता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आप जो हमारी परीक्षा है जून में, तो उसको लेकर के आप जो है अपनी तैयारी करिए। हम कर ही रहे हैं इतने दिनों से, तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी भी है, क्वेश्चंस भी हम बना रहे हैं। और अभी हमारे पास करीब 2.5 महीने का समय है, क्योंकि आज अप्रैल का 16 है और जून में लास्ट वीक में हमारा परीक्षा होगा 20 और 25 के बाद। तो 2-2.5 महीना है, बहुत समय होता है। इतने समय में आप पूरे कोर्स को एक बार मतलब कंप्लीट करके और उसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हो इतने टाइम में। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है इस क्लास में वो पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के विषय को हम लोग कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें बताई थी, प्रदूषण से रिलेटेड, प्रदूषण से संबंधित कुछ बातें हमने की थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रश्न बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। तो अब गाइज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन के माध्यम से हम लोग अब प्रश्न को करेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी सर। जी तो गाइज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अजेंडा बिल्डिंग इज अ कलेक्टिव communication process in which media, government and the citizenry reciprocally influence one another। यानी गाइस एजेंडा का मतलब समझते हो ना, जो खास करके पॉलिटिक्स में होता है कि एजेंडा बनाना। तो जो एजेंडा हम लोग बनाते हैं गाइस, क्या वो एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जिसमें मीडिया, गवर्नमेंट और सिटीजन सभी एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है एजेंडा बिल्डिंग? एजेंडा जैसे खास करके कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लेकर के इलेक्शन वगैरह में आती है, तो क्या एजेंडा बिल्डिंग का मतलब यही है कि सरकार, जनता और मीडिया आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करती है? ठीक है, कन्विंस करने का प्रयास करती है, क्या इसको हम एजेंडा कहते हैं। और दूसरा है गाइस कि एजेंडा बिल्डिंग प्रेज्यूम्स कोग्निटिव इफेक्ट्स एंड इनएक्टिव ऑडियंस विथ लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स। यानी कार्य सूची संज्ञानात्मक प्रभाव और असक्रिय श्रोताओं को कम सामाजिक प्रभाव वाले मानता है। इट मीन्स गाइस जो हमारा एजेंडा बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं ऐसा मानता है कि भाई जो श्रोता है यानी जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है, उस पर कम सामाजिक प्रभाव होता है एजेंडा का। एजेंडा का मतलब जैसे खास करके कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय अपना एजेंडा यानी अपने पॉइंट्स को लेकर के आती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको वोट करते हैं। तो क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर सी सर। is ए इज ट्रू Yes. बट आर इज फॉल्स। yes sir. ऑप्शन नंबर 3 सर। ध्यान से सर पढ़िए ऑप्शन गाइस, सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ करके आंसर करिए क्वेश्चन को। सी ही होगा ना, क्योंकि इस देखो एसर्शन और रीजन में तो क्या होता है ना कि जो ऊपर वाला जो हमारा कथन है एजेंडा बिल्डिंग, तो वो ठीक बात है, क्योंकि एजेंडा का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे को प्रभावित करना, कॉन्विंस करना, तो ठीक है। बट जो रीजन है वो साफ कह रहा है कि भाई एजेंडा बिल्डिंग में जो है ना ऑडियंस का बड़ा इनएक्टिव रोल होता है। यानी जैसे हम लोग ऑडियंस हैं तो श्रोताओं का सी जो सर। रोल है वो सक्रिय हो जाता है। तो रीजन गलत है, क्योंकि एजेंडा में तो जो ऑडियंस है ना उसका रोल एक्टिव होना चाहिए ना, सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका बताइएगा, इन डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अ पर्सन और एन इवेंट which provides verbal or non-verbal use to which someone can respond is known as। यानी गाइस जब हम लोग कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो अ पर्सन और एन इवेंट विच प्रोवाइड वर्बल और नॉन वर्बल यूज टू विच समवन कैन रिस्पॉन्ड इज नोन एज। क्या होना चाहिए? यानी संप्रेषण के दौरान एक व्यक्ति एक घटना द्वारा मौखिक या अमौखिक संकेत उपलब्ध कराता है
जिस पर किसी के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है तो क्या कहते हैं? मैसेज, सोर्स, चैनल या कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट? मैसेज सर। सर ऑप्शन नंबर बी सोर्स सर, स्रोत। ऑप्शन नंबर बी सर। मैसेज। ऑप्शन नंबर बी सोर्स, जी जी सर। जी जी सर। डी स्रोत। होगा सर। यानी कि संचार के दौरान जब भी मान लो कि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो चाहे बोलकर हो चाहे सांकेतिक, बोलकर मतलब वर्बल और सांकेतिक मतलब नॉन वर्बल, तो ऐसे में हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में सोर्स का होना बड़ा जरूरी है। बिना सोर्स के हम लोग अपने कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारे क्लास में गूगल मीट एक सोर्स है ना? तो एक सोर्स का होना, सोर्स माने स्रोत, जहां से आपको सूचना मिलती है, जैसे अखबार है, अखबार क्या है? एक सोर्स है। टेलीविजन क्या है? एक सोर्स है ना? तो जहां से भी आपको खबर मिले या संचार आप तक पहुंचे, दैट इज सोर्स। तो ऐसे में सोर्स जो है वो हमें वर्बल और नॉन वर्बल सूचना पहुंचाती है जिसपे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सोर्स। ठीक है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर तो बता देंगे आप। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गूगल मीट, जिसपे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अभी हम लोग गूगल मीट पे ही क्लास कर रहे हैं ना, तो कहता है कि गूगल मीट का जो फ्री वर्जन आता है जिसपे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो यू कैन रिकॉर्ड योर सेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्लास को साथ के साथ रिकॉर्ड भी करें? और दूसरा है कि टू ज्वाइन एन ऑनलाइन क्लास और सेशन कंडक्टेड वाया गूगल मीट यू नीड टू लॉग इन टू योर गूगल अकाउंट। क्या ऐसा है कि गूगल मीट के क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको अपना मेल आईडी उससे जोड़ना पड़ता है? यानी आप सभी लोग अपने मेल आईडी से जुड़े हैं क्लास में, क्या ऐसा है? बहुत यस इजी सर, क्वेश्चन है। सेकंड इज राइट, यस सर। फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑप्शन गूगल नंबर मीट के डी फ्री सर। वर्जन में क्लास रिकॉर्ड नहीं हो सकता? सर ऑप्शन नंबर सी सर सर। नहीं होता, फ्री में नहीं होता सर। हाँ, ऑप्शन ए होगा सर, ऑप्शन दो सर ए और बी। रिकॉर्ड स्टेटमेंट होता सर। नंबर फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट सर। अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं होता तो रिकॉर्डिंग आपको कैसे मिलता? या अभी भी देखो ऊपर, आप इस मेरे स्क्रीन के टॉप पे देखो, आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा। आप मेरे यस स्क्रीन सर। के टॉप पे देखिए, आपको सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नजर आ रहा होगा। और गूगल अकाउंट भी खोलना पड़ता है। तो अभी हाँ, अभी यस फिलहाल सर। जो मैं गूगल मीट यूज कर रहा है फ्री वर्जन है। पेड भी आता है वैसे, 2000 रुपये लगता है मंथ का, लेकिन अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये फ्री वर्जन ही है। तो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है वैसे, कह सकते हैं। सर ये कैसे होता है ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग वाला? नंबर डी होगा सर, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड आर करेक्ट। हाँ, नहीं, सर आंसर क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि गूगल मीट के सेशन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं सर, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? तो हाँ फिर पहला गलत क्यों है आपके अकॉर्डिंग? सर, कहाँ पे ऑप्शन रहता है रिकॉर्डिंग का इसमें? मैम, कहीं कहीं तो नेचुरली, जैसे मैं तो क्लास स्टार्ट करता हूँ तो नेचुरली गूगल मीट में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। बाकी उपासना मैम बताएंगी, यही रिकॉर्ड करती हैं। उपासना मैम बताइए, गूगल मीट पे रिकॉर्ड का क्या रहता है सिस्टम? सारिका जी फोन के अपने रिकॉर्डर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, पर बाकी उसमें मेरे साउंड मेरे नहीं आता मैम। सर वो मेरे में गूगल मीट पे तो सर हो नहीं पाएगा ना सर, अगर रिकॉर्ड करते भी हैं तो। अच्छा, उपासना साउंड विश्वकर्मा रिकॉर्ड नहीं मैम, आप होता। थोड़ा बताएं इसमें कैसे होता है ये सर वो रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डर से ही होता है सर डाउनलोड। अच्छा, लैपटॉप सेटिंग करना होता है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सेशन रिकॉर्ड हो जाता है ना गूगल मीट पे, ऐसा तो नहीं कि? तो सेशन रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन उसको हम लोग को करना पड़ता है। तो दोनों ही करेक्ट फोन में होना नहीं चाहिए ऐसे होता में तो, सर। दोनों ही करेक्ट होना चाहिए ऐसे में तो। यस सर। सर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, तो उसमें सर वॉइस आती है क्या? वॉइस तो नहीं आती शायद। नहीं मैंने सब कभी कुछ इसको, आता है, आता है मैम, क्योंकि सब आता है सारिका जी। कई बार लोगों ने किया है, प्रीति मैम भी करती हैं कभी कभी, तो आता है, वॉइस भी आ जाता है। अच्छा, दोनों तरफ से आवाज आता है ना? हाँ, जो जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ एकदम क्लियर आ जाएगा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो। प्रीति मैम देखिए लिख रही हैं आता है, इन्होंने कई बार किया है।
तो आता है। यस आता है। वो पेड वाला होता है सर, वो पेड वाला होता है। अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो पेड वाला ऑप्शन होता है सर। अच्छा, तो यस स्क्रीन सर। रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आता? जो लोग करते हैं वही लोग बताएंगे, कई लोग करते हैं। सर आवाज आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। आता होगा तभी तो करते हैं ना। सर फ्री वर्जन में तो नहीं है वो सर, पेड वर्जन में। नहीं, पेड वर्जन में तो खैर ऑप्शन होता है, फ्री वर्जन में ये होता है ना। गूगल मीट पे फ्री वर्जन में क्या है, जैसे अभी हम अपने क्लास में 100 से ज्यादा व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते फिलहाल। बाकी मैंने अभी 2-4 महीने पहले पेड वर्जन में क्या होता है कि आप 100 से ज्यादा लोगों को भी जोड़ सकते हो। तो उसमें वो कई सारी महीने में 2000 का आता है वो पैक। तो उसमें ये होता है कि रिकॉर्डिंग वगैरह का भी ऑप्शन वो देता है पेड वाले में। बट फ्री वाले में भी मैं देखता हूँ रिकॉर्ड हो जाता है, कई लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है। यस सर। तो सर नेक्स्ट, इसका ऑप्शन सर कौन सा सही होगा सर? तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा ना मैम, ए वाला हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट असिस्ट लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग बाय इंटरनलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग द कॉन्टेक्ट टू बी लर्न्ड। उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो आभ्यंतरीकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्यायन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है? क्या होना चाहिए? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन। सर ऑप्शन नंबर ए सर। मेंटल प्रोसेस तुम्हें बताना है। सर मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। मेटाकॉग्निशन। पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़िए गाइस, आप लोग को एग्जाम में खुद ही पढ़ना है सब। तो पढ़ के बताइए क्या होना चाहिए। यस सर, ऑप्शन ए। मेटाकॉग्निशन। यस गाइस सर। मेटाकॉग्निशन जो है ना एक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ टर्म है, मेरी बात को समझिए। जो मेटाकॉग्निशन है ना ये एक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ टर्म है, जिसमें क्या होता है ना कि हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो विचार है, आपका जो भी विचार है, तो उस विचार को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, उसके लिए आप जागरूक रहते हो। तो दैट इज मेटाकॉग्निशन, कि आप सारे पैटर्न को समझ रहे हो, अपने थॉट आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपके आइडियाज क्लियर हैं, आपका इंटेलिजेंस काफी अच्छा है, आप इंटेलेक्चुअल हो। तो दैट इज मेटाकॉग्निशन, जहाँ पे आपकी जो समझदारी है वो बहुत ही उच्चतम स्तर की है, बहुत अच्छे स्तर की है, कि आप हर कुछ को बहुत अच्छे तरह से समझ भी रहे हो, सोच भी रहे हो, और रिकॉल भी, मतलब लंबे समय तक दिमाग में आपके वो सेट भी है। तो मेटाकॉग्निशन, ठीक है, मेटाकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है ना कि हमारा मेमोरी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मेमोरी भी अच्छा होता है, लंबे टाइम तक हम चीज़ों को जो आज पढ़ोगे 10 साल बाद भी अगर आपसे पूछूंगा तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 2 है गाइस, रूब्रिक्स, RUBRICS। रूब्रिक्स क्या होता है पता है? रूब्रिक्स का मतलब होता है गाइस कोई भी किताब या क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यानी कोई भी बुक हो गया या कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो गया, तो उसके प्रिंटेड फॉर्म को हम कहते हैं रूब्रिक्स, है ना। जो भी हमारा, जैसे कई सारे किताब वगैरह आते हैं ना जिसमें कई सारे रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं कि भाई एग्जाम के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम रूब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह को। बाकी पीयर ट्यूटरिंग आप जानते हैं, इस पीयर का मतलब क्या होता है? जैसे हम सभी लोग एक दूसरे के क्या हैं, पीयर्स हैं, सभी एक सेम एज ग्रुप के लोग हैं, या हम सभी लोग एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सभी लोग पीयर ट्यूटरिंग माने सभी लोग एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं ना। मान लीजिए मेरा कोई टॉपिक अच्छा है तो हम आपको पढ़ा दिए, और आपका कुछ अच्छा टॉपिक है तो आप हमको पढ़ा, तो पीयर ट्यूटरिंग कर ही सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है गाइस, डी ब्रीफिंग। डी ब्रीफिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब संक्षिप्त में जानकारी लेना। अब मान लीजिएगा इसकी बहुत बहुत मतलब बहुत सारी बातें आपको मुझे बतानी है, अब उतना समय नहीं है, तो मैं आपको डीब्रीफ कर सकता हूँ, मतलब पॉइंटर्स बता दूंगा ना, बस महत्वपूर्ण बातें बता दूंगा। अब आप समझ गए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातों को रखने का प्रोसेस है ना डीब्रीफिंग, कि आपको मैंने ऐसे विषय को रखा कि कम समय में सारी चीजें आप समझ गए, तो दैट इज डीब्रीफिंग। तो इसका आंसर जो करेक्ट है गाइज वो तो देखो मेटाकॉग्निशन है, क्योंकि यहाँ पे गाइज अंडरस्टैंडिंग और रिकॉलिंग और इंटरनलाइजिंग से प्रश्न पूछ रहा है। तो आपकी समझदारी का मतलब ही मेटाकॉग्निशन है, कि आपका थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपकी समझदारी, आपका मेमोरी वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट,
Which of these decisions trap pertain to personal qualities? निम्नलिखित में से कौन निर्णय पास व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है? यहाँ पे गाइस आपको 5 पॉइंट दिया है और आपको बताना है कि कौन कौन सा डिसीजन ट्रैप है जो कि पर्सनल मतलब जो डिसीजन मेकिंग को दिखाता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हाँ भाई आप डिसीजन मेकर हो। तो आप अपने पर्सनल क्वालिटी में ये चीज देखो, जैसे अंधविश्वास, क्या ये आपके डिसीजन मेकिंग को दिखाता है? या आपका ओवर कॉन्फिडेंस ये डिसीजन ट्रैप को दिखाता है? या फिर टेकिंग शॉर्टकट्स, बीइंग अनसिस्टमैटिक या नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स? तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डिसीजन ट्रैप है ना, यानी नेगेटिव वे में आपसे पूछ रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन निर्णय पास व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको लग रहा है कि आप डिसीजन लेने में ट्रैप के नाते आपका काम करता है। सर ऑप्शन नंबर बी सी डी सर। डिसीजन ट्रैप का मतलब समझते हैं गाइस? डिसीजन ट्रैप का मतलब होता है दैट लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय लेते हैं और फिर जीवन भर उसका हमें पछतावा होता है। जैसे मान लीजिए महाभारत में युधिष्ठिर और जब शकुनी का चल रहा था वो पासा, जिसमें उन्होंने सब कुछ हार गए, लास्ट में द्रौपदी को भी हार गए, पूरा अपना राजपाट सब कुछ हार गए, तो दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्रैप। कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि आपने गलत डिसीजन लेते लेते और आप एकदम अपना सब कुछ खत्म कर गए। तो पुअर डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप अपने दिमाग का यूज कम करते हैं और इमोशन में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपका गलत तरीके से मतलब जिसका आउटकम गलत आए। तो अगर जल्दबाजी में कुछ अगर ऐसा करोगे तो भाई उसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा नहीं। तो ऐसे में इसका आंसर एक तो गाइस देखो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना तो वो आपके लिए मतलब गलत परिणाम लेके आता है। दूसरा शॉर्टकट लेना, शॉर्टकट में कोई काम नहीं होता। और तीसरा अनसिस्टमैटिक, अव्यवस्थित होना। ये तीन चीज जो है ना आपको डिसीजन ट्रैप माने पुअर डिसीजन की तरफ फेंकेगा ले जाके। पुअर डिसीजन मतलब एक ऐसा निर्णय जो आपके जीवन को मतलब क्या कहें, आपके जीवन को बहुत क्षति कर सकता है, नुकसान कर सकता है या आपको नेगेटिव वे में ले जा सकता है। तो दैट इज डिसीजन ट्रैप। तो इसका आंसर होगा बी सी डी, यानी बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। तो डिसीजन ट्रैप का मतलब है गाइस जब एक इंसान अच्छा डिसीजन ना ले पाए, बहुत ही घटिया डिसीजन ले। कई बार होता है ना हम अपने लाइफ में सही निर्णय नहीं ले पाते, तो दैट इज डिसीजन ट्रैप। तो ये कब होता है? जब एक तो हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, या तो हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में रहते हैं भाई कैसे शॉर्टकट हो जाए, या तो हम बहुत अनसिस्टमैटिक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें लेना का देना पड़ता है, फिर हमें लेना का देना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो सारे ही पॉइंट्स नेगेटिव ही हैं, बट बी सी डी इसका करेक्ट होगा, बी आंसर होगा। इज इट क्लियर? जी। Yes. जी सर। इसको मैच करिए गाइस, प्रोप्राइटरी एलएमएस, ओपन सोर्स एलएमएस, क्लाउड बेस्ड एलएमएस, डेटा कलेक्शन, किससे क्या मैच होगा? किससे क्या मैच करोगे आप? सर डी का ऑप्शन थर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड पे होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सर सी का सेकंड और डी का फोर्थ सर। गाइस एलएमएस का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस मतलब क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओपन सोर्स इनमें से कौन सा ओपन है जो फ्री है? मूडल, गूगल, ब्लैक बोर्ड, गूगल फॉर्म, कौन सा फ्री है? कौन सा प्रोप्राइटरी है? कौन सा क्लाउड बेस्ड है? और कौन सा डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो डेटा कलेक्शन के लिए तो गूगल फॉर्म यूज करते हो आप। तो डी का तो 4 होगा। ठीक है, बाकी ओपन सोर्स मूडल करके जो है आपका सॉफ्टवेयर आजकल, मूडल आपका ओपन है क्या? मूडल आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट अभी सिस्टम है। न्यू सर, ये मॉडल अभी न्यू आया है क्या? हाँ नया ही है। इसमें गाइस आपको कई सारे कोर्सेस वगैरह मिल जाते हैं ना,
कई सारे कोर्सेस वगैरह हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट है, तो पूरा एक क्लासरूम है ये मूडल, ऑनलाइन क्लासरूम सिस्टम इसमें है। ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह भी आप इस पे चला सकते हो मूडल पे। ठीक है, तो मूडल क्या है गाइस, एक ओपन सोर्स है, माने फ्री में अवेलेबल है। बाकी प्रोप्राइटरी में हम जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड जो है, जैसे स्कूल वगैरह में होता है, वो आधिकारिक रूप से होता है ना किसी का। और क्लाउड बेस्ड आपका गूगल हो गया, गूगल से तो ऑनलाइन आप पूरे दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो, तो वो क्लाउड बेस्ड हो गया। तो इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा, इस डी फॉर दिल्ली। इसको ऐसे भी हम पकड़ सकते हैं ना, देखो जरूरी नहीं है गाइस कि सबका आंसर आपको आए, बट डेटा कलेक्शन को अगर आप टिक कर लोगे ना, गूगल फॉर्म, डेटा कलेक्शन तो आप जानते ही हो गूगल फॉर्म के थ्रू ही होता है। तो डी का 4 देखो बस ऑप्शन नंबर डी में ही है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डी का 4 ऑप्शन नंबर डी में ही है बस। तो इस तरह से भी ये सही हो सकता है ना। जी क्लियर सर। है गाइस, बताइए। यस Yes, सर। sir. और मॉड्यूल का फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछता है आपसे। तो मॉड्यूल का फुल फॉर्म भी होता है, जैसे मूडल, ये जो मूडल है ना, MOODLE, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लर्निंग का, इसका फुल फॉर्म भी होता है। जैसे एम से क्या होता है, मॉड्यूलर, M फॉर मॉड्यूलर, O फॉर ऑब्जेक्ट, फिर O फॉर ओरिएंटेड, फिर D फॉर डायनेमिक, L फॉर लर्निंग, E फॉर इन्वायरमेंट। यानी एक बार में पढ़ें तो इसका क्या होगा फुल फॉर्म, अगर हम एक बार में पढ़ें तो इसका फुल फॉर्म होगा मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ये मूडल का फुल फॉर्म होगा। कई बार फुल फॉर्म भी आता है। तो इससे पूरा एक ये शिक्षण ऑनलाइन एजुकेशन का एक पूरा व्यवस्था है अपने आप में, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हो और उनको उनके प्रोग्रेस को भी, यानी एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह भी ले सकते हो। तो हर तरह की व्यवस्था मूडल पे है। इसका आंसर बताइएगा इस विच ऑफ द सर फॉलोइंग आर। हाँ, गूगल क्लासरूम क्या होता है सर? अभी मैम जो चल रहा है गूगल क्लासरूम ही तो है। गूगल मीट तो गूगल का ही ना है। गूगल मीट जो है अच्छा गूगल ठीक है। कंपनी का ही ना है। तो गूगल क्लासरूम ही तो है। अभी जो चल रहा है क्या है, गूगल क्लासरूम ही है। फिर गूगल के थ्रू ही ना हम लोग क्लास चला रहे हैं अभी। तो गूगल क्लासरूम हो गया। जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू केस स्टडीज। आप सब लोग गाइस इतना तो जानते हैं, केस स्टडी बचपन से पढ़े हो। केस स्टडी समझते हो ना, कंपैरेटिव। जैसे भारत और पाकिस्तान का केस स्टडी पढ़ सकते हो, भारत श्रीलंका का केस स्टडी। केस स्टडी माने कंपैरिजन करके आप देखते हो कौन बेटर है और कौन वर्स्ट है, कौन अच्छा कौन बुरा। तो केस स्टडी ये हम लोग काफी पढ़ते हैं अपने विषयों में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हर जगह केस स्टडी आता है। तो बताइए गाइस इनमें से कौन कौन केस स्टडी को डिफाइन कर रहा है पांचों में से। केस स्टडी ऑप्शन नंबर बी। सर सी लग रहा है सर, बी डी ई। बी फॉर नॉर्मली सिलेक्ट्स ऑन कास्ट फॉर हाँ ठीक एनालिसिस है, ऑफ चलिए द बी, टाइम। बी ठीक है, मैंने मान लिया बी ठीक है, आगे बढ़िए। सर और ऑप्शन नंबर डी सर, इंटीग्रेटेड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ठीक है, ये भी विभिन्न मैंने मान लिया, परिप्रेक्ष्य। केस स्टडी में ही आएगा, अलग अलग और सर पर्सपेक्टिव आएगा। और सर ऑप्शन नंबर डी सॉरी ई, अडॉप्ट द मोस्ट कॉन्सिक्वेंट अप्रोच टू द पर्टिकुलर। हाँ, तो इसका आंसर होगा गाइस सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, सी फॉर कैलिफोर्निया इसका आंसर होगा, बी डी। क्योंकि गाइस केस स्टडी में जो पहला दिया है ना आपका, इजी टू जनरलाइज द फाइंडिंग, ये तो नहीं होगा। गाइस केस स्टडी में ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया आपको कंक्लूजन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये केस स्टडी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग तरह के कंपैरिजन देखने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग फाइंडिंग्स पे आते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। और जो चौथा है इंटीग्रेट, हाईली क्वांटिटेटिव इन कैरेक्टर। तो गाइस क्वांटिटेटिव का मतलब समझते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब गाइस जहाँ पे नंबर हो, मैथमेटिक्स हो, जहाँ संख्या हो। तो केस स्टडी में संख्या का कोई वैसा खासा जरूरत नहीं पड़ता है। तो क्वांटिटेटिव माने जहाँ पे नंबर्स का यूज हो, स्टैटिस्टिक्स का यूज हो, संख्या हो, मैथमेटिकल टर्म्स हो। तो ऐसा केस स्टडी में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डी और ई, यानी सी वाला जो उचित है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी सर।
इसका आंसर बताइएगा। इस यहाँ पे दो स्टेटमेंट सर है। मुझको पहला है, पहले वाला पुनः बताइए एक बार। पहला वाला है इजी टू जनरलाइज द फाइंडिंग, मतलब क्या होता है कि निष्कर्ष पे बहुत जल्दी आ जाना। निष्कर्ष का मतलब क्या है, जो आपके फाइनल आउटकम है। अब आप मान लो कि मैंने आपको भारत और श्रीलंका का एक केस स्टडी पढ़ने को दिया कि भारत में क्या बेहतर है और श्रीलंका में क्या बेहतर है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और दोनों में क्या अंतर है। तो केस स्टडी में ऐसा थोड़ी ना है कि आपको बहुत जल्दी फाइंडिंग आ जाता है। फाइंडिंग माने निष्कर्ष पे आप आ जाते हो, समय लगता है ना, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है, कई तरह की चीजें पढ़नी पड़ती है, तब जाके आप निष्कर्ष पे आते हो। टाइम टेकिंग होता है। तो ए वाला कह रहा है कि आपको फाइंडिंग बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, केस स्टडी में काफी इन डेप्थ स्टडी हमें करनी पड़ती है, तब जाके हमें मिलता है निष्कर्ष। तो बी, डी और ई होगा इसको। बी और डी तो जी खैर सर। होगा ही, तो ई क्योंकि उसके साथ ऑप्शन में है तो ई को भी हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट इसका आंसर बताइएगा, इस फिर हम लोग अपने टॉपिक पे जाएंगे। एक थोड़ा सा रीजनिंग का पूछता हूँ आपसे, बनाइए तो इसको। चारकोल को अगर किसी भाषा में 4 5 1 6 4 9 1 3 बोलते हैं तो बताइए कोल केयर को क्या बोले, क्या होना चाहिए आंसर? डी सर ऑप्शन नंबर डी, 491341 6। 491341 6। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बताइए क्या होना चाहिए आंसर? देखो बहुत इजी है गाइस। चारकोल में चारकोल का लास्ट में देखो गाइस COAL आ रहा है। चारकोल को अगर दो भाग में बांटिएगा, पहला हो गया चार और दूसरा हो गया कोल। तो कोल के लिए क्या है, कोल के लिए देखो 4 9 1 3 है, यस और नो? सर तो जी। आगे तो इसके लिए भी करो ना, आगे इसका भी तो कोल है, तो कोल के लिए हो गया 4 9 1 3। और डी होगा सर, डी। फिर CAR, तो सी ऑप्शन के 2। लिए, हाँ सी के लिए 4 यूज किया है, ए के लिए 1 यूज किया है, आर के लिए देखो 6। अगर आप पेन पेपर पे करोगे तो देखिए ना किसके लिए कौन सा नंबर यूज हो रहा है। C बराबर 4 है, H बराबर 5 है, A बराबर 1 है, R बराबर 6 है, C बराबर फिर 4 है, O बराबर 9 है, A इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 3। तो इसी को अप्लाई करिए ना कोलकार पे, तो इसी को अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो डी होगा, डी इज द आंसर। कोई डाउट है कि नहीं को तो बताइए। क्लियर है सभी का? जी सर। चलिए, तो यही है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि अब समय के साथ काफी टफ होता जा रहा है क्वेश्चन पेपर, कभी आसान भी आता है, वैसे कभी आसान कभी टफ, ये चलता रहता है। तो लेकिन ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो ऑलमोस्ट यही रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब गाइस आज का जो हमारा विषय है वो एयर पॉल्यूशन का है, क्योंकि अभी हम पर्यावरण को पढ़ रहे हैं विस्तार में, कंपैरेटिवली हम लोग देख रहे हैं कि भाई पर्यावरण में अंजनी मैम माइक म्यूट करके झगड़ा करिए प्लीज, माइक म्यूट करिए अंजनी मैम। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है गाइस, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो हम लोग अभी गाइस कई तरह के प्रदूषण की बात कर रहे थे कि भाई जो हमारा पॉल्यूशन है ये बहुत ही बुरी तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है। तो कल हमने जैसे सॉइल पॉल्यूशन को पढ़ा कि भाई मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी जो है हमारा दूषित हो रहा है। मिट्टी जो माटी है, हमारा सॉइल है, जो लैंड है, वो डिग्रेड होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। तो उसके रीजंस को हमने पढ़ा कि क्या उसका कारण है और उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा किया कल। आज हमें जो विषय हमारा है वो हमारा है एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या होता है गाइस, कि एयर को गंदा करना। अब एयर गंदा बहुत तरीके से हो रहा है, आप देख ही रहे हो, सारी चीजें बड़ी प्रासंगिक हैं। अभी एयर पॉल्यूशन देख ही रहे हो ना, कितना पॉल्यूशन होता है, स्वच्छ हवा मिलता है क्या हमें? क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इतनी गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, और सब कहीं ना कहीं
जो एमिट कर रहा है गैस वो खतरनाक है, तो हवा को दूषित कर रहा है। मिला जुला के ये है कि हमारा हवा जो है, जो हमारा एयर है वो दूषित हो रहा है। उसके कई सारे कारण हैं, कुछ तो नेचुरल रीजंस भी हैं और कुछ हमारे ह्यूमन रीजंस भी हैं, यानी मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण, दोनों कारण है वायु प्रदूषण का। ठीक है, अगर हम गाइस एयर के मेन पॉल्यूटेंट्स की बात करें कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा वस्तु मतलब कि कण है जो जो हवा के लिए ठीक नहीं है, जो हवा को बहुत दूषित कर रहा है, तो पहला है गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आता है पता है? पेट्रोल डीजल के जलने से। अच्छा, बिना पेट्रोल डीजल के हमारी इकॉनमी चल नहीं सकती। चाहे आप स्कूटी चलाओ, चाहे कार चलाओ, बाइक चलाओ, चाहे हवाई जहाज चलाओ, हर जगह पेट्रोल डीजल लगता है, कई जगह कोयला भी लगता है, कई जगह हम लोग लकड़ी को भी जलाते हैं। तो जब भी आप ऐसी वस्तुओं को जलाएंगे ना, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एमिट होता है, मतलब बनता है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा का दुश्मन है, यानी हवा को क्या करता है? दूषित करता है, प्रदूषित करता है, ऑक्सीजन को कम करता है वातावरण में। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जितनी बढ़ेगी ऑक्सीजन उतना कम होता जाएगा और हमें उतनी घुटन महसूस होगी, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। हम लोग को ऑक्सीजन भी चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना भैया, तो ऑक्सीजन का मात्रा कमता है इससे। दूसरा है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गाइस? एक ग्रीन हाउस गैस है। ये कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कोयला, आप सब लोग जानते हैं गाइस, पहले तो आज से 30 साल पहले तो हम लोग के घर में खाना भी कोयला पे ही बनता था। इवन हमारा जो ट्रेन रेलवे है वो भी कोयला से चलता था, पूरा देश कोयला पे टिका था। पर गाइस अब तो चलो हमने कोयला को रिप्लेस कर दिया बिजली वगैरह से, पर पहले कोयला का यूज बहुत था। तो कोयला हो गया या तेल है या मान लीजिए जो नेचुरल गैस वगैरह है जो हम लोग धरती के नीचे से निकालते हैं, तो इसके दोहन से जब ये जलाते हैं ना हम लोग, चाहे कोयला जलाएं चाहे तेल जलाएं, तो इसके जलने से क्या पैदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इवन गाइस जो सड़कों पे जो गाड़ियां चलती हैं, तो इतनी गाड़ी चलती है तो क्या होता है? इससे कार्बन का मात्रा बढ़ता है। इसलिए आप देखना कभी भी आप ट्रैफिक पे रुकोगे ना तो आपका दम घुटेगा, कभी फील करके देखना। आप किसी ऐसे जगह पे फील करना जहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ी, एकदम ट्रैफिक लगा हुआ है, आप देखना वहां आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि सारी गाड़ियां क्या छोड़ती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे क्या होता है ना कि कार्बन का मात्रा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा घट जाता है, तो घुटन होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हवा के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, कार्बन का बढ़ना। तीसरा है गाइस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पता ही है आजकल हम सभी लोग, गर्मी आ गया तो सब लोग एसी को अपना आप लोग सर्विसिंग करा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे फ्रीज वगैरह भी है। तो ऐसे कई सारे उपकरण आजकल सभी घर घर में हो गए, जिससे कि क्या निकलता है? सीएफसी। आप खुद सोचिएगा इसकी इतनी तेज गर्मी होती है, 50 डिग्री 52 डिग्री, और फिर भी अगर आप एसी चलाते हो तो आप एकदम रिलैक्स फील करते हो। तो कुछ तो होगा ना उस एसी में। आपके घर पे जो एसी लगा हुआ है, आपके कार पे जो एसी लगा हुआ है, वो 50 डिग्री 52 डिग्री पे भी आपको एकदम मतलब दिसंबर और जनवरी वाला ठंडा का मजा देता है। तो कुछ तो एसी में होगा, कोई तो गैस होगा। तो जो गैस उसमें है वो हार्मफुल है, वो सीएफसी है। तो चाहे वो हमारा एसी हो चाहे हमारा फ्रिज हो। अच्छा, पहले तो कम जगह पे, अब तो घर घर में हो गया, अब तो हर एक गाड़ी में हो गया, ट्रेन में हो गया, पूरे हर जगह एसी लग गया, मेट्रो में हो गया। तो इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग इमिट करते हैं, मतलब इतना हमारा होता है, निकलता है। तो ये क्या है इस एयर के लिए मतलब बड़ा घातक, बहुत घातक। ओजोन को भी बड़ा ये क्षति पहुंचा रहा है, जो हमारा ओजोन लेयर है उसको भी ये बहुत क्षति पहुंचा रहा है। और चौथा है गाइस लेड। लेड जैसे मान लीजिए गाइस डीजल, पेट्रोल, बैटरी या हेयर डाई। आजकल सबका वाइट भी हेयर भी वाइटनिंग काफी तेजी से हो रहा है ना, बाल सफेद, तो हेयर डाई होता है। तो इन सब चीज में क्या पाया जाता है? लेड। और खास तौर पर बच्चों को बहुत प्रभावित करता है, जिससे कैंसर वगैरह भी हो सकता है कई बार। तो लेड भी गाइस एक एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है। लेड की मात्रा भी बढ़ रही है। ओजोन हो गया हमारा, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है। तो ये करीब 6-7 ऐसे गाइस, हम कह लें कि 6-7 ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी मात्रा अगर पर्यावरण में बढ़ेगी या बढ़ रही है तो इससे हमारा वायु जो है वो क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। हमारा वायु क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है। और इतना बीमार हो रहा है कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे लिए जानलेवा भी हो रहा है। हमारा लंग्स वगैरह डैमेज हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। फेफड़े से, खास करके लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए गाइस सरकार ने एक नियम निकाला 1981 में। इन सभी समस्याओं को देखने के बाद
भारत सरकार ने एक नया एक्ट लाया जिसको हम कहते हैं द एयर एक्ट, यानी वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। वायु अधिनियम द एयर एक्ट 1981 में आया, जिसमें गाइस सरकार ने कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर दी। सरकार ने क्या स्पष्ट कर दिया कि एयर पॉल्यूशन का जो सामना है, एयर पॉल्यूशन का जो सामना है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके करेगी। और इसके साथ ही साथ गाइस जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, पहले क्या होता था ना, कोई कहीं फैक्ट्री खोल देता था बिना सरकार के परमिशन के। आपको मन किया था आप अपने घर में ही कारखाना खोल दिया, ऐसा होता था, सरकार का कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि पहले कल कारखाना कम था ना। बट जैसे जैसे गाइस समय के साथ इंडस्ट्री बढ़ने लग गई तो सरकार ने इस नियम के तहत कर दिया कि अब आपको कारखाना खोलना है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप कारखाना खोल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां आप कारखाना नहीं चला सकते। इसलिए आप गाइज ये नोटिस करना कि जो भी रेसिडेंशियल एरिया होता है ना, वहां फैक्ट्री नहीं होता, और होता है तो वो इलीगल है। अगर आप पुलिस पे कंप्लेन करिएगा तो बंद हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है, रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है। ये एक तो ये कर दिया। इसके साथ साथ गाइस औद्योगिक जो हमारे पास इकाई है, जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसके लिए कई सारे नियम कानून बन गए कि वो कूड़ा कचरा ऐसे भी कहीं नहीं फेंक सकता, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो भी कूड़ा और कचरा है वो सही से फेंके, जगह पे फेंके, उसको डिस्पोज कराए। ठीक है, तो इस तरह के गाइस कई सारे नियम हम कह सकते हैं कि इसमें लाए गए। इवन जेल का भी प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री वाला, कोई इंडस्ट्री वाला, कोई कल कारखाना का मालिक इन सारे नियमों का उल्लंघन करता है तो जेल का प्रावधान है, बहुत फाइन भी लगता है। ठीक है जी, जुर्माना भी लगता है, और कई बार तो कंपनी या इंडस्ट्री बंद भी, ताला भी लग जाता है उस पर। तो ये सारे नियम कानून 1981 से आने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस भी आई। वरना पहले क्या था, जो इंडस्ट्री के मालिक होते थे उनको लगता था भाई हमारे को प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी प्रदूषण हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में सरकार का नियम बड़ा जरूरी है। अच्छा, नियम ही नहीं, इसका पालन भी। नियम तो बहुत बनता है बट पालन नहीं होता, तो पालन भी करना जरूरी। एयर पॉल्यूशन की गाइस अगर हम सोर्सेस की बात करेंगे भैया कहाँ कहाँ से ये फैलता है, तो पहला तो नेचुरल सोर्स, कुछ तो इसके प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ मानवीय स्रोत हैं। अगर हम नेचुरल रीजंस की बात करें कि कौन से ऐसे नेचुरल रीजंस हैं, ऐसा कौन सा प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, तो पहला तो है ज्वालामुखी। आप आए दिन सुनते होंगे गाइस कि कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या मान लीजिए गाइस कि कहीं पे कूड़ा कचरा हम लोग काफी ज्यादा फेंकते हैं, या कई बार जंगल में आग लग जाता है। जो घना जंगल होता है, कई बार आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गया, तो इससे क्या होता है गाइस, कई बार नेचुरल रीजन से, जैसे ज्वालामुखी फटना या भूकंप आना, भूकंप वगैरह जब आता है तो ये तो नेचुरल रीजन है ना, तो इस वजह से भी कई बार वायु प्रदूषण होता है। और ह्यूमन सोर्स की बात करें, अगर हम और आप अपने लेवल पे बात करें तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो जैसे फॉरेस्ट का कटना, तो जितना आप फॉरेस्ट काटोगे, जितना पेड़ आप काटोगे, उतना तो लगा नहीं रहे हो। तो ऐसे में गाइस ऑक्सीजन हमें कौन देगा, खुद सोचिए, ऑक्सीजन कौन देगा, कोई भी नहीं। जब पेड़ ही नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? अभी हमको आपको सांस कहाँ से मिलता है, पेड़ से ही ना। अब पेड़ आप काट दिए कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन? तो एक तो ये हो गया फॉरेस्ट का कटना, ये बहुत बड़ा वायु प्रदूषण का कारण है। दूसरा गाइस जो फैक्ट्री वगैरह हम लगा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री गाइस देखो, फैक्ट्री लगाना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बट फैक्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं ना, आइदर इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, वेपर पार्टिकल, स्मोक, ये सारे जानलेवा हैं। जो हमारा फैक्ट्री है, जो हमारा इंडस्ट्री है, उससे जो भी कूड़ा कचरा निकलता है ना, वो हमारे लिए क्या है गाइस, लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी जानलेवा है। ठीक है, इसके अलावा गाइस माइनिंग आपको पता है, जैसे हम लोग जमीन के अंदर से कई तरह के रिसोर्सेस निकालते हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल, डीजल, कई तरह की चीजें हैं जो हम लोग जमीन की खुदाई से निकालते हैं। तो माइनिंग भी बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, माइनिंग के कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं, तो भैया जिसको जितना मन कर रहा है उतना खुदाई कर रहा है, तो ये भी बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी गाइस, आपको पता है ना, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ऐसे कई सारे गाइस एलिमेंट्स हैं जो धरती के नीचे दबे हुए हैं और वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है गाइस ऐसा एलिमेंट जो मनुष्य के संपर्क में आ जाए ना तो मनुष्य की जान भी जा सकती है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं, और अगर हमारे आपके संपर्क में वो आ गया तो हमको आपको बहुत तरह का बीमारी भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो आजकल रेडियो एक्टिविटी का भी काफी, क्योंकि हम लोग माइनिंग वगैरह में ये सब हो जाता है।
ऐसे ही थर्मल पावर स्टेशन है, एग्रीकल्चरल वर्क है, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी हम लोग इतने सारे फर्टिलाइजर वगैरह मिला रहे हैं, वो भी एयर पॉल्यूशन। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, परिवहन, आप देख ही रहे हो गाइस, मतलब इंसान से ज़्यादा तो गाड़ी हो गई। परिवार में 4 लोग हैं 5 गाड़ी है, 3 लोग हैं 6 गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, 2 कार है, और भी स्कूटी भी रखे हुए हो, तो हर एक घर में 2-4 गाड़ी है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी गाड़ियाँ होंगी, तब ना इतना ट्रैफिक लग रहा है। इतनी गाड़ी है तो भैया प्रदूषण भी तो हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो कई तरह के जहरीले गैस हैं जो आ रहे हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक वर्क की अगर हम बात करें गाइस, तो घर में भी हम लोग कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है गाइस, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे गाइस हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पे ये सारे बड़े रीजंस हैं जिस वजह से एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे कई सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहा है, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है, तो वहाँ पे भी वायु प्रदूषण होता है। या हम लोग पटाखा वगैरह जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं शादी वगैरह में या किसी भी खुशहाली के मौके पे, तो आतिशबाजी जो करते हैं वो भी प्रदूषण का कारण बनता है। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं, और खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो बहुत जानलेवा है। जो एसी वगैरह से, मैंने कहा ना, एसी से, फ्रीज से जो निकलता है, ये तो बड़ा जानलेवा है। तो ये सारे रीजंस आप कह सकते हो गाइस कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है, बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, जानलेवा सिद्ध हो रहा है, और हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। अगर हम कहीं जल प्रदूषण की बात करें, वाटर भी कहीं नहीं अब बचा है प्रदूषण से। वाटर भी बड़ा गंदा हो गया, मैला हो गया, पीना मुश्किल हो रहा है हमारा जल, क्योंकि गाइस हमारे पास जो भी नदी है, पोखरा है, तालाब है, सब गंदा हो गया, सब में हमने नाला बना दिया। इसके कारण क्या है, पहला है गाइस इंडस्ट्री का वेस्ट। इंडस्ट्रीज वालों को क्या लगता है कि भाई हमें कूड़ा कचरा से क्या लेना देना, वो क्या करेंगे, जितना इंडस्ट्री का जितना कूड़ा है सब आसपास के नदी तालाब में जाके डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब एक दिन में सोचिए इंडस्ट्री से कितना कूड़ा निकलता होगा, वो सारा कूड़ा आसपास गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोसी, जितने नदी हैं सब में इंडस्ट्री का कूड़ा बहता है नाला की तरफ, तो ये पानी गंदा होगा ही होगा। दूसरा है इसकी कृषि क्षेत्र में जो हम लोग कर रहे हैं आजकल, फार्मिंग के दौरान हम लोग इतने सारे यूरिया वगैरह को मिला रहे हैं, तो वो भी वाटर को गंदा करता है अल्टीमेटली, क्योंकि मिट्टी तो अल्टीमेटली पानी में ही जाके मिलेगा ना। ऐसे ही गाइस नदियों के पानी की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। सामाजिक और धार्मिक हमारा रीति रिवाज जो है, अब जो भी आप घर में फूल माला जितना है वो सब क्या करते हो, जाके नदी में बहा देते हो। या कोई मान लो कि विसर्जन, आजकल हमारा जो विसर्जन वगैरह भी होता है, तो जो नदी वगैरह है वहां होता है, तो एक तो पहले तो मान लीजिए 1-2 होता था, अब तो गाइस घर घर में मान लीजिए मूर्ति पूजा है, घर घर में। तो आप सोचिए कि घर घर में है, आसपास की नदी में इतना सारा विसर्जन होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। क्योंकि अब गाइस मूर्ति में भी केमिकल आता है ना, जो आप मूर्ति होता है उसमें भी केमिकल वगैरह आता है, तो उससे भी पानी दूषित। ऐसे ही जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव, जो समुद्र में गाइस हमारा जो हम लोग मान लीजिए तेल भेजते या खरीदते हैं, मान लीजिए कि अरब कंट्री से हमारे पास तेल आता है, तो कई बार ऐसा होता है गाइस कि जहाज में छेद हो जाता है। छेद होने से क्या है कि पूरा तेल जो है समुद्र में फैल जाता है, तो पानी वहाँ जहाज में फिर पानी दूषित होता है। एसी ड्रेन हो रहा है, मैंने आपको बोला भी था, एसी ड्रेन खास करके उन जगहों पे जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जहाँ कारखाना बहुत ज़्यादा है, तो एसी ड्रेन हो रहा है। एसी ड्रेन होने से क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक जल है वो दूषित हो रहा है, जहर बन रहा है वो, ठीक है। हमारे घरों का कचरा वो भी हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। घर का कूड़ा कचरा, कई लोगों को तो मैं देखता हूँ घर का कूड़ा कचरा जाकर के नदी तालाब में फेंक देते हैं, बहुत लोग फेंकते हैं। जो घर के आसपास तालाब होगा वहां जाके सारा कूड़ा डाल आएंगे, ये भी होता है। खनन वगैरह जो हो रहा है, माइनिंग, तो ये कई सारे रीजंस हैं वाटर पॉल्यूशन के, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते ना। हमें लगता है भाई पानी गंदा हो रहा है तो हम क्या करें, हमें क्या लेना देना है। हम ये नहीं समझ रहे कि वाटर इज लाइफ, जले जीवनम, ये नहीं समझ पा रहे, जिस वजह से हम आसपास के नदी तालाब को गंदा कर भी रहे हैं, और कोई दूसरा कर रहा है तो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उसको रोक भी नहीं रहे। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अगर जल प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो कई सारी बीमारियां भी इससे होती हैं। जैसे मान लिया गाइस आपको क्लोरा होता है, आपको डिसेंट्री होता है, आपको कैरीज होता है, आपको एब्डोमिनल डिजीज होता है, ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज हैं जो एग्जाम में हर बार पूछता है, एग्जाम में हर बार आता है ये, प्रत्येक बार।
कि वाटर यानी जल से बताओ कि जल गंदा पियोगे तो कौन सी बीमारी होगी, तो ये सब होगा, क्लोरा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, कैरीज हो जाएगा, एब्डोमिनल डिजीज हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, इवन पोलियो भी, जो पोलियो बहुत बड़ी बीमारी है ना भारत में, अब तो चलो थोड़ा कम हो गया, एक समय बहुत बड़ी बीमारी थी पोलियो, तो पोलियो को भी माना जाता है जल जनित। अगर गंदा जल का पानी पीजिए, मतलब गंदा जल का सेवन आप करेंगे, दूषित जल का, तो पोलियो भी हो सकता है। इवन जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए तो बड़ा खतरनाक है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए गंदा पानी पीना बहुत मतलब खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस कैंसर का भी, जो स्किन कैंसर हो रहा है ना आजकल, देख रहे हो ना, स्किन कैंसर बड़ा फैला है, ये भी इसका वाटर का रीजन मान रहा है। ऐसे में गाइस क्या करें कि जल प्रदूषण ना हो। पहला, सबसे पहले तो गाइस हम लोग अपने एग्रीकल्चर में जो स्प्रिंकल करवाते हैं एसिड का, हम लोग जानबूझ के कराते हैं ना कि फसल अच्छा हो, तो ये बंद करो। यानी अपने खेत में, अपने खलिहान में एसिड का छिड़काव मत कराओ इस लोभ में कि मेरा फसल और ज्यादा हो जाए, ऐसा मत करो भैया। दूसरा गाइस की जो शहर में आपका गंदगी है, नाला है, उसको थोड़ा प्रॉपर करवाइए या खुद से करिए। अच्छा, परंपरागत खाद का यूज करो, जो पहले गाय का गोबर खाद वगैरह होता है उसको यूज करिए, जो अभी का फर्टिलाइजर आया है उसको यूज करना कम करिए। ठीक है, आपका जो नहर है, नाला है, उसको पक्का करिए ताकि गाइस पानी आपका शहर में कहीं इधर उधर ना जाए, प्रॉपर नाला हो, नाला के थ्रू निकले। ठीक है, इसके अलावा गाइस खेतों में पानी के निकास की प्रॉपर व्यवस्था करिए, नहर का निर्माण होना चाहिए ताकि पानी आपका जो है सही जगह पे इकट्ठा हो, कैनाल या डैम वगैरह बने कि भाई जो वर्षा का पानी है वो एक जगह पे रहे, ताकि जब पानी की दिक्कत हो तो वो उससे हम लोग को मिल सके पानी। सॉइल इरोजन को रोकना होगा, फ्लड कंट्रोल को रोकना होगा। फ्लड कंट्रोल के लिए तो फ्लड आता है ना, जैसे बिहार में आता है, बंगाल में आता है, कई जगह बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने पे क्या है, पूरा तहस नहस हो जाता है, यानी पूरा बाढ़ का पानी सब पानी को दूषित कर, तो बाढ़ को भी हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे मेजर्स हैं गाइस जिसको अगर हम लोग लेते हैं तो जल प्रदूषण से बच सकते हैं। पर इसके लिए हम लोग को थोड़ा साइंस का भी हेल्प लेना पड़ेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। और साथ के साथ जो है